और आज हम लोग कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 3 का तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। यह वसंत भाग 3 का पाठ 3 बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी की का लिखा एक यात्रा वृतांत है। परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 में तथा इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 में हुई थी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि बस मालिक कैसी कैसी पुरानी और ख़राब हालत की खटारा बस चलाते हैं। उन्हें यात्रियों के जान माल के बारे में कोई चिंता नहीं होती। तो अभी भी ऐसी बहुत सी बसें रास्ते में मिल जाती हैं जो कि बहुत ही खटारा हालत में अर्थात बहुत ही क्षतिग्रस्त स्थिति में होती हैं और फिर भी उन्हें चलाया जाता है और उन पर यात्री जो है यात्रा भी करते हैं। तो ये बहुत ही हास्य व्यंग्य से जुड़ा हुआ पाठ है और इसमें जो है लेखक ने बहुत ही सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया है। तो सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना बस की यात्रा यातायात की दुर्व्यवस्थाओं पर व्यंग्य करती है, जिसमें लेखक ने एक पुरानी बस की हालत का हास्यपूर्ण तरीके से वर्णन किया है। तो एक बहुत ही पुरानी बस है और उसकी हालत के बारे में लेखक ने बहुत ही हास्य व्यंग अर्थात हंसी मजाक के लहजे में उसका वर्णन किया है। और शुरू करते हैं हम लोग तीसरा पाठ बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब यहाँ पर 5 मित्र, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि 5 मित्र जो है वो मिलकर तय करते हैं कि शाम 4 बजे वाली बस से चलेंगे और पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। तो पन्ना इनको जाना था और वहाँ से फिर सतना के लिए जाना था, और जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। अर्थात अगर वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर उन्हें जबलपुर की ट्रेन भी मिल जाएगी। सुबह घर पहुँच जाएंगे। और उन 5 में से 2 को सुबह काम पर भी जाना हाजिर होना था, अर्थात वहाँ भी उनको पहुँचना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था, यानी कि वापस इसी तरीके से आना था। लोगों ने सलाह देना शुरू किया कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो जब लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया तो लेखक के मन में शंका हुई कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस बस से शाम को जाना ठीक नहीं है। तो लोग जो है शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो उनको लगा कि रात में सफ़र करने पर जान को खतरा होगा, हो सकता है लूटपाट होती हो, डकैती होती हो, डाकू मिलते हों। तो वो कहता है कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। स्त्रीलिंग में बस को जो है यहाँ पे डाकिन कहा गया है। इस पाठ में कई जगह ऐसे रोचक प्रसंग आए हैं। एक पुरानी और खस्ता हालत की बस में सफ़र करना कैसा होता है, कौन कौन सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसका बहुत ही रोचक वर्णन आएगा। जैसा कि यहाँ बस को डाकिन कहा गया है और चित्र देखकर समझ में आ रहा है कि बस की क्या स्थिति है, बस कैसी कंडीशन में है।
बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यहाँ पर बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी बहुत अधिक बूढ़ी। वयोवृद्ध मतलब बहुत आयु वाली, बहुत बूढ़ी थी। क्या मतलब कि जैसे वृद्धावस्था आता है तो शरीर जर्जर हो जाता है, उसी तरह से ये जो है बस भी उसी वृद्धा की तरह लग रही थी। वयोवृद्ध थी, बहुत ही वृद्ध थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। तो ये बस जो है वो इतनी पुरानी थी कि उसे सदियों का, सदी कहते हैं जो है 100 वर्ष के समय को सदी कहते हैं। तो सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी कि बस के ऊपर एक तो बस जो है वृद्धावस्था की तरह जर्जर स्थिति में है और इस पर अगर सफ़र किया जाएगा तो उसे कष्ट होगा। तो यहाँ बस को एक व्यक्ति की तरह यहाँ पर माना गया है कि वो बूढ़ी, एक जैसे महिला होती है वैसे ही ये बस भी बहुत ही बूढ़ी है और इसको सदियों के अनुभव हैं। ये इसके कंडीशन को देखकर लगता है, इसको देखकर लगता है। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बस यह बस पूजा के योग्य थी। कहने का मतलब है जैसे कि वृद्धावस्था में कहते हैं ना, बड़ों की सेवा करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, वैसे ही इस बूढ़ी बस का भी केवल ये बस पूजा करने योग्य थी। जैसे कि मंदिरों में पूजा की जाती है, घरों में पूजा की जाती है, बड़ों का ख्याल रखा जाता है, आदर सम्मान किया जाता है, वैसे ही यह बस भी जो है वो केवल पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? जो बस इतनी बूढ़ी है, बूढ़े लोगों पे जिस तरह से सवारी नहीं की जा सकती, वैसे ही इस बूढ़ी बस पर कैसे सवार हो सकते हैं? तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस बस में यात्रा करना जो है उस पर कैसे सवारी की जा सकती है, ये तो केवल सेवा लायक है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। यह बस जिस कंपनी की थी उसके हिस्सेदार अर्थात मालिकाना हिस्सा। तो हिस्सेदार यानी कि यह बस जिस कंपनी की थी उसके हिस्सेदार अर्थात मालिकाना हिस्सा जो है, हिस्सेदार यहाँ पर कहा गया है जिसका मालिकाना हिस्सा होता है। मालिकाना हिस्सा। यहाँ पर हिस्सेदार बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी, यानी कि जिनका उसमें मालिकाना हिस्सा था, वो हिस्सेदार भी जिस कंपनी की थी उसके हिस्सेदार, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? बस उस समय खड़ी थी और उसकी स्थिति को देखकर, उसकी हालत को देखकर ये मन में प्रश्न आया कि यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है? चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब लेखक के वो मन में आता है कि यह अपने आप चलती है या इसे कभी कभी गाड़ी को धक्का भी देना पड़ता है चलाने के लिए। तो इसी भाव से वो पूछते हैं कि यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी?
अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? तो वो बोलते हैं कि हाँ जी, और कैसे चलेगी? गज़ब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। ये उनके मन में, फिर वो सोचने पे वह मजबूर हो जाते हैं कि ये बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, अर्थात जाएं कि न जाएं, जाएं कि न जाएं। तो इस तरह का जो है दुविधा की स्थिति आने लगी। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। जिस तरह से नौजवानों पे उतना व्यक्ति भरोसा नहीं करता है और बड़े बूढ़ों पे ज़्यादा भरोसा करता है कि बड़े बूढ़े जो सलाह देंगे वो सही होगा और बड़े बूढ़े जो है वो साथ भी देंगे, तो वह कहता है, उनका डॉक्टर मित्र कहता है कि डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। यानी कि वो इतनी पुरानी है कि उसे बहुत सारे अनुभव हैं। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। भाई बूढ़ी है तो जिस तरह से गोद में रख के बच्चे चलते हैं, तो वैसे ही वो कहता है कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी, यानी कि बहुत प्यार से ये हमें वहाँ तक पहुँचाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। बस की स्थिति इतनी ख़राब थी कि उस बस में बैठने के बाद जब यात्रा करेंगे तो कब क्या घटना घट जाएगी, कब क्या दुर्घटना घट जाएगी, ये किसी को नहीं मालूम था। किसी भी मुसीबत में यात्री पड़ सकते थे। तो जो उनको छोड़ने आए थे, बहुत लोग आते हैं स्टेशन तक, बस तक बैठाने के लिए, विदा करने के लिए, तो उनको जो छोड़ने आए थे वे उनको इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। अब उनको लग रहा था कि भाई ये तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है आना जाना, तो इसलिए बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो वह कहते हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फ़कीर हो। रंक यानी भिखारी, तो भिखारी या साधु जो कहा जाता है फ़कीर को और रंक को। गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, गरीब हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को जो अंतिम समय आता है तो एक निमित्त यानी कि कारण, निमित्त कहते हैं बहाना को, एक बहाना चाहिए, एक निमित्त चाहिए। निमित्त यानी कारण, निमित्त कहते हैं कारण को। ये बहाना भी हो सकता है कि एक बहाने से ही व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो कहते हैं कि एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन जो बस में था वो सचमुच जो है वो स्टार्ट हो गया। इसको कारण और साधन भी कहते हैं। निमित्त यानी कारण और साधन भी कहते हैं। एक कहते हैं ना कि जब मृत्यु आती है तो कोई ना कोई बहाना लग जाता है, कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो यहाँ भी निमित्त जो है वो कारण। तो जो छोड़ने आए थे वो भी यही समझ रहे थे कि पता नहीं वो बचेंगे या नहीं, तो इसीलिए वो उनकी आंखें लग रहा था कि ये बोल रही हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर, राजा गरीब और साधु जो भी हैं, आदमी को कूच करने के लिए अर्थात इस दुनिया से जाने के लिए, मृत्यु को प्राप्त करने से अर्थ है कि इस आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसी आवाज़ निकल रही थी, इतनी तेज़ आवाज़ निकल रही थी
और पूरी बस हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बस ही इंजन है। हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरी बस खड़खड़ खड़खड़ ऐसी आवाज़ हो रही थी जैसे लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। अब बस इतनी पुरानी थी कि उसमें कांच जो है वो बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब खिड़की में जो भी कांच थे वो टूटे फूटे लटके बड़ी ख़राब कंडीशन पे थे, नुकीले थे। तो ऐसी स्थिति में थे कि अगर गिरते तो घायल कर देते, चोट लग जाती उससे। तो कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। हम फ़ौरन यानी कि तुरंत, फ़ौरन यहाँ पे फ़ौरन शब्द आया है। फ़ौरन कहते हैं तुरंत। तुरंत मतलब जल्दी से। फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। सरक गए मतलब हट गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और इंजन चल रहा था। बस स्टार्ट करने पर इंजन चलने लगता है। तो इंजन चल रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इतनी तेज़ इंजन से जो बस हिल रही थी, जो आवाज़ हो रही थी, वो चारों तरफ आवाज़ हो रही थी पूरी बस में। ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है और जहाँ बैठे हैं लगता था सीट के नीचे भी इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सचमुच बस चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। तो इस तरह से वो जो है कहते हैं कि जिस तरह से जैसे ही बस चली, लेखक गांधी जी के असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलनों की याद आई, क्योंकि शुरू में बस का कोई हिस्सा किसी भी दूसरे हिस्से से मिलकर काम नहीं कर रहा था। ठीक गांधी जी के असहयोग आंदोलन की तरह लोगों ने धीरे धीरे उनका साथ छोड़ दिया। तो उसी तरह से ये बस भी एक हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, मतलब कि साथ नहीं दे रहा था। सभी अपने में जो है आवाज़ कर रहे थे, हिल रहे थे और लग रहा था जैसे पूरी बस ही इंजन है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी उस बस का हर एक हिस्सा एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, यानी सीट कहीं और उसका जो है ऊपर का हिस्सा कहीं और हिल रहा था। कभी लगता है सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और कभी कभी लग रहा था जैसे कि सीट लटक गई है, आगे होकर लटक गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। जब 8-10 मील बस आगे बढ़ी तो सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो ऐसा मतलब सीट का हिलना डुलना लगा था बस के चलने पर कि कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे। वो ऐसे सीट हिले जा रही थी, लग रहा था कि सीट हमारे ऊपर बैठी है या हम सीट के ऊपर बैठे हैं। ये समझना जो है ऐसा लग रहा था जैसे लेखक टूटी सीटों के बीच में अटके हों।
एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब ये बूढ़ी बस थी, बहुत ही पुरानी बस थी, और उसमें जो है ऐसा लगा एकाएक बस रुक गई। तो सभी यात्री जो है तुरंत पता करने लगते हैं कि क्या बात है, क्या बात है। तो उससे मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब ये तरीका था पेट्रोल भरने का उस बस में। तो ज़्यादातर तो पेट्रोल पंप पे लोग पेट्रोल भरवाते हैं, लेकिन ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर और नली डालकर उसे इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, ऐसा लग रहा था, और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि उस इंजन को निकालकर गोद में रखेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो यहाँ पर एक बच्चे को जिस तरह से दूध पिलाया जाता है, वैसे ही बस को पेट्रोल पिलाया जा रहा था, उसी के तैयारी थी। और बस की रफ़्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की रफ़्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, और इतनी दूरी तय करने के बाद किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। अब क्या होता है, देखते हैं कि बाहर का दृश्य, कि वहाँ पर प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर दिख रहा था और बस की रफ़्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा भी नहीं था और कुछ भी हो सकता था। और जब वो बाहर देखते हैं तो प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता। लेकिन अब देखो, पेड़ तो मनुष्य के सहायक होते हैं। पेड़ों से हमें बहुत लाभ मिलता है, लेकिन यहाँ पर हर पेड़ को लेखक अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों समझ रहा था? जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। अब पेड़ जो है वो दुर्घटना का कारण बन सकते थे, क्योंकि बस इतनी जो है सही ढंग से नहीं चल रही थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि बस इससे टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार रहता, और जब एक पेड़ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार रहता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो गोता लगाना मतलब पानी में डूबना। तो गोता का अर्थ होता है डुबकी लगाना। गोता, डुबकी लगाना। गोता लगाना मतलब डुबकी लगाना। तो इस तरह से लेखक को ये लगता है कि एक पेड़ जब गुजर जाता था तो उसे लगता था चलो ये पेड़ गया और जान बच गई, कुछ नहीं हुआ बस को, और बस टकराई नहीं। और फिर इंतज़ार रहता है कि दूसरा पेड़ कब आएगा और उससे हम बचकर निकल पाएंगे कि नहीं। तो इस तरह से लेखक जो है उसका ध्यान इसी पर रहता था कि कब दूसरा पेड़ आएगा। तो इस तरह से वह सोचता कि अगर, और फिर जब झील दिखाई देती तो झील दिखती तो सोचता कि बस इसमें गोता लगाएगी। और एकाएक फिर बस रुकी, और तभी अचानक क्या हुआ, बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब ड्राइवर जो है हर तरह से कोशिश करने लगा, फिर भी बस चलती नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था।
कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि वो अभी नहीं चल रही है, नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से इसमें जो है अभी समस्या आ गई है, ये बस इत्तेफाक है। इत्तेफाक कहते हैं संयोग, इत्तेफाक, इत्तेफाक कहते हैं संयोग को। इत्तेफाक कहते हैं संयोग को। तो यह तो इत्तेफाक की बात है, संयोग की बात है कि ऐसा हो गया, नहीं तो ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि बस तो फर्स्ट क्लास है, सबसे अच्छी हालत में है, ऐसा वो कह रहे थे। तो कंपनी के हिस्सेदार वो बस को बहुत बढ़िया मान रहे थे और कह रहे थे कि जी यह तो इत्तेफाक की बात है कि अभी यहाँ बस जो है वो रुक गई है। क्षीण चांदनी में, क्षीण चांदनी का अर्थ है यहाँ पे कम रोशनी। क्षीण चांदनी, क्षीण, क्षीण चांदनी, इसका अर्थ है कम रोशनी। चंद्रमा की रोशनी वैसे भी कम होती है और उसमें क्षीण हो यानी कि और कम हो। तो क्षीण रोशनी, चंद्रमा की लाइट थी, चंद्रमा का प्रकाश था, तो वो इसीलिए कम यहाँ पे रोशनी थी। तो क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। कम रोशनी में पेड़ों की छाया के बीच में खड़ी वह बस बहुत ही दयनीय लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो बहुत उम्र वाला कोई दुखी होकर वहाँ पे थक कर बैठा हो, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी। ग्लानि यानी कि शर्म महसूस हो रही थी, बुरा लग रहा था, दुख हो रहा था कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, कि वो वृद्धा बस है और उस बूढ़ी बस पर हम सब लदे चले आ रहे हैं। ज़रा भी हमें उस पर दया नहीं आ रही है कि ऐसे बस पर कैसे सफ़र करें। तो हमें भी ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और वो कहते हैं कि ये इतनी बूढ़ी है, इसकी इतनी उम्र हो गई है कि यदि इस एकांत जगह में ऐसे यहाँ पर प्राणांत यानी कि प्राणों का अंत, मृत्यु होना, तो इस बियाबान में, बियाबान यहाँ पे कहा गया है जंगल को, बियाबान, बियाबान यानी जंगल में, बियाबान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मृत्यु के बाद किया जाने वाला क्रियाकर्म दाह कर्म जिसे कहते हैं। तो अंत्येष्टि का अर्थ है दाह कर्म करना, मृत्यु के बाद किया जाने वाला कर्म होता है ये। तो इस तरह से लेखक जो है वो सोचता है कि अगर यहीं पर ये चल बसी तो हमें यहीं पर इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और उसे सुधारने की कोशिश की, बस को बनाने की कोशिश की और बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। अब लेखक कहते हैं किसी तरह से उस वृद्ध बस को ठीक किया गया और फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ने लगी और फिर वो बस धीरे धीरे चलने लगी। तो यहाँ पर लेखक ने बस के माध्यम से रात में सफ़र करते समय
क्या क्या दुर्घटना घट सकती है। जैसे कि जिस स्थिति में वो बस थी, उस बस से सफ़र करने पर कोई भी दुर्घटना घट सकती थी। अगर झील आए तो बस उसमें गिर सकती थी और डूब सकती थी, और पेड़ आए तो उससे टकरा सकती थी, क्योंकि उसके किसी भी भाग का, उस बस का कोई भी हिस्सा बहुत ही मजबूत स्थिति में नहीं था। अगर स्टीयरिंग उखड़ जाता तो चलाने में दिक्कत होती। तो यहाँ पर ये जो है वो लेखक कहते हैं कि इस बस से यात्रा करना अपने आप को जोखिम में डालना था। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे और इसके बाद का शेष भाग हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।